नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम एंड विटामिन्स। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एंजाइम को। एंजाइम के बारे में देखिए, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना हमें, न सीबीएसई बोर्ड ने इतने डीप क्वेश्चन पूछे हैं, न एनसीईआरटी में उसका इतना डीप डिस्कशन किया गया है। ठीक है, इतना ही है एनसीईआरटी में, इतने ही की पॉइंट्स हैं जिनको सारे मैंने लिख दिया यहाँ पे। इससे ज़्यादा, इससे बाहर कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लॉकवाइज चलना है हमें, मतलब इधर से इधर की तरफ आना है। तो एंजाइम के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात कर लें। तो ये क्या एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, किस शेप का होता है, तो आप बोलोगे स्फेरिकल होता है। बाकी इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो एंजाइम क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है और साथ ही साथ सेलेक्टिव इन नेचर है। इसका मतलब है कि जो एंजाइम होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन, जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है बायोकेमिकल रिएक्शन? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स विद इन अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसके लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट बोला गया है कि सेलेक्टिव इन नेचर होता है। अब सेलेक्टिव इन नेचर का मीनिंग होता है कि मतलब पहचान के काम करना। हमने कहते हैं ना कि चिन के काम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि एक कैटलिस्ट या एक एंजाइम एक खास तरीके की बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ही एक्ट करेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं करेगा। मतलब मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जैसे हमारे पास कोई एंजाइम ए है, तो उसको एक्स रिएक्शन के लिए अगर यूज किया जाता है तो ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे हम चाहते थे, मतलब ये प्रॉपर वर्क करता है। मगर इसको वाई जेड या किसी अदर केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कोई इफ़ेक्ट ही नहीं डालता है, कोई एक्टिविटी ही नहीं शो करता है, या फिर अगर एक्टिविटी दिखाता भी है तो उस तरीके से नहीं दिखाता है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा हम चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि एक कैटलिस्ट ने अपना एक रिएक्शन चुन रखा है, पहचान रखा है उसको कि उसी के लिए एक्ट करेगा। बाकी अगर अदर केमिकल रिएक्शन रहेगा तो उसको पहचानने से मना कर देगा, उसके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं करेगा, या तो कुछ नहीं करेगा या तो करेगा भी तो वैसे नहीं करेगा जैसे हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव इन नेचर होना। सेलेक्टिव का मतलब है कि मतलब पहचान लिया, सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसी के लिए एक्ट करना है, इसी के लिए वर्क करना है, बाकी किसी के लिए नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे होते हैं? सेलेक्टिव होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कई टाइप्स की केमिकल रिएक्शन हो रही है, कई बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन या कह सकते हैं हर एक क्लास ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक खास तरीके का एंजाइम यूज होता है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेमिंग, कि एंजाइम की नेमिंग कैसे करते हैं। तो अगर नेमिंग में एक जनरल बात कर लें तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो जनरली एंड किससे होते हैं, ख़त्म किससे होते हैं? एज से होते हैं, ASE। इसका मतलब है कि अगर किसी नाम के एंड में ASE एज आता है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो क्या होगा? एंजाइम होगा। ठीक है, अब एंजाइम की नेमिंग किस आधार पे होती है? ये जो नेमिंग लिखे गए ना, ये बेस लिखे गए हैं कि किस बेसिस पे जो है नेमिंग की जाएगी। तो हमने सीखा कि एंजाइम का काम क्या है। एंजाइम का काम है कैटेलाइज करना, केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जनरली इनका नाम किस आधार पर लिखा जाता है? तो उस कंपाउंड के आधार पर इनका नाम लिख दिया जाएगा जिस कंपाउंड के लिए ये एक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? उस कंपाउंड के आधार पर इनका नाम लिखा जाएगा जिस कंपाउंड के लिए ये क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। तो जनरली कुछ नेम ऐसे होते हैं जिसमें जो नाम होता है वो कंपाउंड के आधार पर लिखा रहता है। जैसे ये नाम लिखा है यूरिएज। यूरिएज का मतलब है कि ये एक ऐसा एंजाइम है। देख के क्या लग रहा है, ये एंजाइम किसके लिए एक्ट करता होगा? सर नाम से लग रहा है यूरिया के लिए एक्ट करता होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये एक ऐसा एंजाइम है जो यूरिया को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? यूरिया को ब्रेक करके क्या बनाता है? तो यूरिया को ब्रेक करके अमोनिया और
कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो क्योंकि इस एंजाइम का यूज यूरिया को ब्रेक करने के लिए, यानी यूरिया के लिए यूज हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूरिएज। या फिर ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में वैसे इनकी कोई खास चर्चा नहीं है, मगर वर्ड्स आया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि कई बार एक स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं, एक स्पेसिफिक फैमिली के लिए एक्ट करते हैं। तो या तो स्पेसिफिक कंपाउंड होगा या तो किसी स्पेसिफिक फैमिली से बिलोंग करने वाले ढेर सारे कंपाउंड हो सकते हैं। तो जैसे इसमें मैं एग्जांपल लूँ तो प्रोटीएज। अच्छा, प्रोटीएज से आपको क्या लगता होगा कि ये किस क्लास की बात हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये खुद भी प्रोटीन है और एक्ट भी किसके लिए कर सकता है, प्रोटीन के लिए कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीएज ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, सोचिए, प्रोटीन ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, अल्फा अमीनो एसिड्स। अच्छा, इन्हीं को हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो अगर प्रोटीन के लिए यूज़ होता है तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रोटीएज, प्रोटीएज, ठीक है। वैसे एक नाम और अगर ले लूँ तो इसमें एक नाम होता है एमाइलेज। एमाइलेज नाम एमाइलोज के लिए यूज़ होता है। एमाइलोज क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च का कितना 15 to 20%, ठीक है। नेक्स्ट है, या तो उस रिएक्शन के आधार पर नाम पड़ जाएगा जिस रिएक्शन को ये क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नाम है, ये नाम गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना था हाइड्रोएज, ठीक है। तो हाइड्रोएज का मतलब होता है, हाइड्रोएज नहीं, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब होता है कि वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अच्छा, कौन सी हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन, जो बायोकेमिकल हो ना, कि हम करा रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अगर कहीं पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उस रिएक्शन को हमें क्या करना है, कैटलाइज करना है, तो उसमें जो एंजाइम यूज होंगे उसको हम नाम क्या देते हैं, हाइड्रोलेज। जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेज है, रिडक्टेज हो सकता है। तो ऑक्सीडेज का मतलब होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो वहाँ पर यूज क्या होगा, ऑक्सीडेज, ठीक है। वैसे एक नाम मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज या ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या होंगे, ये वो एंजाइम है जो बॉडी के अंदर एक ऐसी रिएक्शन के लिए एक्ट करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। तो अगर एंजाइम ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ऑक्सीडेज, हाइड्रोलिसिस करवा रहा है हाइड्रोलेज, और रिडक्शन करवा रहा है रिडक्टेज, और दोनों एक साथ करवा रहा है तो ऑक्साइडो रिडक्टेज, ठीक है। तो आई होप आपको नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है इसमें, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम एक्ट कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या। अब ठीक देखें तो इसका मैकेनिज्म पहले हुआ करता था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम के एक चैप्टर में, जो पहले हुआ करता था अब उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो बहुत बेसिक बात इसमें करनी है कि एक तो ध्यान रखना है कि कोई भी कैटलिस्ट हो, यहाँ पर खैर मैं एंजाइम के रेफरेंस में ये बात कह रहा हूँ, मगर ये किसी भी कैटलिस्ट के लिए ये बात सही है कि कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं। मतलब कैटलिस्ट की हाई अमाउंट की ज़रूरत नहीं रहती है, स्मॉल अमाउंट रहेगा, काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि ये क्या करते हैं कैटलिस्ट, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया गया होगा कि रिड्यूस कर देते हैं। क्या रिड्यूस कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके ही तो कैटलाइज करते हैं। अच्छा, आपको पता हो कोलिजन थियरी के अंदर ये डिस्कशन हुआ था कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो एक एडिशनल पाथ प्रोवाइड करते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बिना चेंज किए हुए एक एडिशनल पाथ प्रोवाइड करते हैं, जिस एडिशनल पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वो मॉलिक्यूल जो पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, अब वो भी इजीली क्या हो जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि किसी बायोकेमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब इसमें अगर होता तो, अब तो खैर नहीं है, एक थियरी आती थी जिसको लॉक की थियरी कहते थे। लॉक की थियरी क्या है, लॉक की थियरी का बेसिक मतलब यही है कि ये बताना चाह रहा है कि सेलेक्टिव इन नेचर है। लॉक की का मतलब जिस प्रकार एक ताला एक खास चाबी से ही खुलता है, हर चाबी से नहीं खुलता, उसी प्रकार
एक बायोकेमिकल रिएक्शन एक खास तरीके के एंजाइम से ही कैटेलाइज हो सकती है, किसी भी एंजाइम से कैटेलाइज नहीं होगी। यही कह सकते हैं मेन की कॉन्सेप्ट है किसका, लॉक की थियरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें थी एंजाइम के बारे में, यही पढ़ना है बस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एंजाइम को हम हटाएंगे, एंजाइम के बाद स्टार्ट करते हैं विटामिन्स को। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग विटामिन्स के बारे में। ठीक है, तो विटामिन्स के बारे में अगर मैं जनरल फैक्ट की बात कर लूँ तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, वाइटल प्लस अमाइंस। अच्छा, अगर मैं इसमें एक बात बताना चाहूँ तो पहले विटामिन की स्पेलिंग हम लोग ये लिखा करते थे, ये। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें से ई क्या कर दिया गया है, ई को रिमूव कर दिया गया है। क्यों रिमूव किया गया है? स्टार्टिंग में जो विटामिन्स पाए गए हैं उनमें ऐसा देखा गया कि अमाइन ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप, अमीनो मतलब कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्लियर विटामिन्स थे हमारे पास, जो अर्लियर विटामिन्स थे उनके अंदर कौन से ग्रुप देखे गए, अमीनो ग्रुप देखे गए। तो यहाँ से लोगों को एक आइडिया मिला कि विटामिन्स क्या है। अब मैं विटामिन्स क्यों बोलूँ उनको, क्योंकि उस टाइम पे तो विटामिन नाम पढ़ा ही नहीं था। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि किस खास तरीके के कंपाउंड के बारे में जब लोगों ने एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अमाइन पाया जाता है, मतलब ये अमाइन वाला कंपाउंड है। और ये कंपाउंड कहाँ पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो लोगों ने यहाँ से नाम कैसे पढ़ा, यहाँ से लोगों ने इस तरीके से सोचना शुरू किया कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसमें अमाइन ग्रुप है। तो इसको हम कहने लगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला अमाइन है। एक ऐसा अमाइन जो कहाँ पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये वर्ड उठाया गया है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और अमाइंस का मतलब होता है अमाइंस, NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड। तो यहाँ से लोगों को एक आइडिया मिला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले अमाइंस है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, विटामाइंस, विटामाइंस, वाइटल अमाइंस। और बाद में पता चला कि जो विटामिन्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ विटामिन्स के अंदर अमाइन ग्रुप है ही नहीं। तब नाम तो चेंज किया नहीं जा सकता था, तो ई को ही उड़ा दिया गया। जब लोगों को ये समझ आया कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है हमारा, कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले अमाइन से विटामिन्स, तो लोगों ने ई हटा दिया गया ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि इस अमाइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में नाम पड़ गया तो पड़ गया, बाकी इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वाइटल अमाइंस या विटामिन्स नाम कैसे पड़ा। नेक्स्ट है कि रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बेसिक बात है कि बहुत कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, हर एक विटामिन एक खास तरीके के बायोलॉजिकल फंक्शन को अंजाम देता है, इसीलिए हर एक विटामिन की कमी से एक स्पेसिफिक तरीके की डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा अगला कि डिफिशियंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीज़। ठीक है, तो क्योंकि हर एक विटामिन एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है, इसलिए किसी भी विटामिन की जब डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो जो बायोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एक स्पेसिफिक तरीके की डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन कैसे होता है, विटामिन बनता कैसे है, तो दो तरीके से विटामिन बनता है बॉडी के अंदर। एक तो बॉडी के अंदर गट बैक्टीरिया खुद बनाते हैं, दूसरा होता है कि हम प्लांट्स के थ्रू उनको कंज्यूम करते हैं। मतलब बॉडी को जो विटामिन चाहिए वो उसे दो जगह से मिलता है, एक गट बैक्टीरिया सेल्फ बना लेते हैं अंदर, दूसरे वो होते हैं जिनको हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना होता है। और वो एक्सटर्नल सोर्स अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी हम कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट से लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किस तरीके के विटामिन को मैं नॉन एसेंशियल विटामिन कहूँगा, तो समझ गए होंगे आप। इसको बोलूँगा मैं जो गट बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी के अंदर सेल्फ बन जाता हो। ठीक है,
अच्छा, मोस्टली इन प्लांट्स में जो पाए जाते हैं उनको हम इसेंशियल फूड फैक्टर्स कहते हैं। इसेंशियल फूड फैक्टर्स का मतलब वो फूड फैक्टर जिनके अंदर वो इसेंशियल विटामिन्स होते हैं जो हम गेट बैक्टीरिया के थ्रू नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ विटामिन्स। टाइप्स ऑफ विटामिन्स में देखें तो दो टाइप के विटामिन्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं सॉल्युबल इन फैट्स और ऑयल्स एंड सेकंड वन इज सॉल्युबल इन वाटर। फैट्स और ऑयल में कौन से डिजोल्व हो जाते हैं? तो विटामिन ए, डी, ई, के और साथ में एक और विटामिन होता है B12, ठीक है। ये वो विटामिन से जो फैट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। फैट के अंदर डिजोल्व हो जाने की वजह से ये स्टोर हो जाते हैं किसके अंदर? लीवर के अंदर या फिर फैटी टिश्यू, जो फैट को स्टोर करने वाली टिश्यू होती है उसमें ये ईजिली क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर जो सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसमें जो एग्जांपल्स है वो हमारे विटामिन सी है और बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब बी के जितने भी पार्ट होते हैं सब, एक्सेप्ट किसको? B12 को छोड़ के, ठीक है। अब क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं इसलिए ये रीडली एक्सक्रीड होते रहते हैं किसमें? यूरिन्स। अब यूरिन पता है क्या होता है? यूरिन का अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है, बाकी सॉल्ट होते हैं। तो क्योंकि ये सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं इसलिए यूरिन के थ्रू क्या होते हैं? बाहर आते रहते हैं बॉडी से, ठीक है। अब क्योंकि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते रहते हैं इसलिए ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। अब क्योंकि ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते इसलिए इनको रेगुलरली हमें क्या करते रहना चाहिए? एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई करते रहना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, B12 को छोड़ दें तो ये क्या है? एक एसेंशियल विटामिन्स है, ठीक है, जिसको हमें रेगुलरली क्या करते रहना चाहिए? लेते रहना चाहिए। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रह जाती है कि विटामिन्स के केमिकल नेम क्या है। अब अगर मैं यहाँ से बताऊँ कि कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो देखिए ये पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो हम लोग विटामिन्स के केमिकल नेम लिखेंगे वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब विटामिन के केमिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो जो NCERT में दिए गए उतना इनफ है आपके लिए, उससे बाहर आपको नहीं देखना है। तो मैं कुछ केमिकल नेम यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन्स के जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, तो उनको भी हम देख लेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ ए से, विटामिन ए से, तो जो विटामिन ए होता है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अच्छा, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो क्षमा करिएगा, सुधार लीजिएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको हम ज़ीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। ज़ीरोप्थेल्मिया, एम है, ज़ीरोप्थेल्मिया। अच्छा, ज़ीरोप्थेल्मिया को हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, रतौंधी या रतौनी, नाइट ब्लाइंडनेस, या इसका एक और नाम होता है वो होता है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का क्या हो जाना? हार्ड हो जाना, ठीक है। अब मैं अगर विटामिन बी की बात कर लूँ, अच्छा, विटामिन बी में क्या होते हैं कि कई विटामिन होते हैं, जैसे NCERT में देखो किसका किसका जिक्र है? B1 का जिक्र है, B2 का जिक्र है, B6 का जिक्र है, B12 का जिक्र है। विटामिन B1 का अगर मैं केमिकल नेम आपको बताऊं तो ये होता है थायमीन। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इसको अवॉइड करिएगा फिर आप। विटामिन B2 की बात करूँ तो इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता है शायद ना, ये भी कंफर्म कर लीजिएगा, राइबोफ्लेविन। B6 की बात करूँ तो ये होता है पायरिडॉक्सिन। B12 की अगर बात करूँ तो ये होता है साइनोकोबालामीन।
साइनोकोबालामीन। अब जनरली B1, B2, B6, B12 की डेफिशिएंसी से स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं, मगर हम जनरली विटामिन बी की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन विटामिन बी से पूछता है, न कि B1, B2, B6 या B12 से पूछता है। तो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम बेरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बेरी। इसके बाद में अगर विटामिन सी की बात करूं, तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ क्या होती है? ये होती है स्कर्वी, है ना। स्कर्वी में क्या होती है? गम्स में प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दांत से जो है ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ क्या होती है? रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं, जिसमें हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। इसके बाद में अगर विटामिन ई की बात करूं, तो विटामिन ई का नाम हो जाता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से जो डिजीज़ होती है उसको हम जनरली एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया में होता क्या है कि जो मस्कुलर वीकनेस हो जाता है, इसमें विटामिन ई की कमी से होता है एनीमिया, और एनीमिया से होता है मस्कुलर वीकनेस। यहाँ पे आ जाती है मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा विटामिन के। विटामिन के की अगर बात करूँ तो इसका नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन केमिकल नेम है। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ क्या होती है? तो डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की कैपेसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ब्लड ईजिली क्लॉट नहीं बना पाता है, जिससे अगर कहीं पे चोट लगी रहती है तो लगातार क्या होता है? ब्लड एक्सक्रीट होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ इसेंशियल विटामिन्स हो गए, इसेंशियल बॉडी के लिए भी है और इसेंशियल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी है। इनके केमिकल नेम है और यहाँ पे इनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़। ठीक है, अब चलिए हम एनसीईआरटी में एंजाइम और विटामिन्स के ऊपर आए हुए प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एंजाइम और विटामिन्स पर आए हुए एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ नोट्स और यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन, और आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या है? दो फैक्ट इसके बारे में आपको पता है कि एक तो एंजाइम क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, और दूसरा क्या है? बायो कैटलिस्ट है। और कैसे नेचर के हैं? तो सेलेक्टिव नेचर के हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच आर बायो कैटलिस्ट एंड आर सेलेक्टिव इन नेचर। ठीक है, आगे कह रहा है वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? कि विटामिन सी बॉडी के अंदर स्टोर क्यों नहीं हो पाता? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, इसलिए ये यूरिन के साथ लगातार कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? एक्सक्रीट होता रहता है, इसलिए ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाता, और इसीलिए हमें इसे रेगुलर बेसिस पे क्या करते रहना चाहिए? सप्लाई करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा हाउ आर द विटामिन्स क्लासिफाइड एंड नेम द विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड का ही मतलब है ब्लड की क्लॉटिंग। तो कह रहा है कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कैसे क्लासीफाई होते हैं? तो दो क्लास में क्लासीफाई करते हैं विटामिन्स को। पहला क्लास क्या है? सॉल्युबल इन फैट्स या ऑयल्स, एंड नेक्स्ट क्लास इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर फैट सॉल्युबल की बात करें तो कौन कौन से विटामिन है? ए है, डी है, ई है, के है, और एक विटामिन B12 है।
और वाटर सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन सी है एंड बी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट विटामिन B12। बाकी कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको पता हो ये लास्ट विटामिन था अपने एनसीईआरटी का, विटामिन के। अच्छा, विटामिन के का क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है? विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, क्या बताया मैंने? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए होता है। और केमिकल नेम क्या है इसका? तो फिलोक्विनोन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है वाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी इसेंशियल टू अस एंड गिव देयर इम्पोर्टेंट सोर्सेस। ठीक है, कह रहा है कि विटामिन ए और विटामिन सी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उनके कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज बताने। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंस की बात कर लूँ, क्यों ज़रूरी है। विटामिन ए की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए जो होता है वो किस चीज़ के लिए नीडेड होता है? तो नीडेड फॉर, है ना, वैसे तो कई फंक्शन है इसके, मगर मैं एक मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, नॉर्मल विजन के लिए। आँखों को नॉर्मल विजन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? विटामिन ए। इसलिए हमने देखा है कि इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात के समय, अंधेरे के समय देख पाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल विजन, और स्पेशली फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब कम लाइट हो, जब अंधेरा हो तो उस समय विटामिन ए का रोल क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं विटामिन सी के इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो विटामिन सी एक तो स्किन केयर करता है। आपने देखा होगा कि स्किन रिगार्डिंग जो जितने भी आपके क्या आते हैं, और क्या बोलते हैं उसको यार, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, जितने भी स्किन केयर के रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स आते हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन सी का। विटामिन सी के सीरम आते हैं, विटामिन सी का आपका फेस वॉश आता है, तो स्किन केयर में इंपॉर्टेंट होता है क्या? विटामिन सी। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी हो गई, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। लोग कहते हैं कि जो आंवले का जूस लेना चाहिए सुबह सुबह, क्यों? क्योंकि एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को क्या करता है? बूस्ट करता है। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैं इनके इम्पॉर्टेंट सोर्सेस की बात कर लूँ तो विटामिन ए के इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है? मिल्क है, मिल्क है। अच्छा, आपको पता मिल्क सबके लिए होता है, विटामिन सी के लिए नहीं लेते। मिल्क के अलावा जितने भी येलो कलर्ड, है ना, मैं येलो कलर्ड लिख रहा हूँ, पीले फल जनरली मैं कह रहा हूँ, फ्रूट्स होते हैं, है ना। इसके बाद एग यॉक, ये आपके इम्पॉर्टेंट सोर्स है। विटामिन सी के इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करो तो सबको पता होगा सिट्रस फ्रूट, है ना, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके नाम लिख डालिए अपने, जैसे ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, अभी आंवला की बात कर रहा था, आंवला। ठीक है, इसके अलावा नींबू हो गया, लेमन एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो यहाँ पर एंजाइम और विटामिन्स पर बेस्ड जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम थे वो ख़त्म होते हैं, और ये लेक्चर भी हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग अगली कहानी को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।